अनेक संशयोच्छेदी परोक्षार्थस्य दर्शकम् सर्वस्य लोचनं शास्त्रं यस्य नास्त्यन्ध एव सः। अयि अध्ययनशीलाः नित्यं शास्त्रावगाहने लीनाः संस्कृत कार्यक्रमेभ्यः दत्तावधानाः विद्वांसः दर्शकाः संस्कृत जगतः प्रसिद्धे एतस्मिन् वार्तावली कार्यक्रमे अहं गवीशद्विवेदी सादरं सश्रद्धं च स्वागतं करोमि। सुहृद दर्शकेभ्यः ग्रन्थावगाहिभ्यः च अहं सत्यप्रिया अपि नमनाञ्जलिं प्रस्तौमि। दर्शकाः जानन्ति एव भवन्तः वार्तावल्याः प्रत्येकस्मिन् अङ्के ज्ञानवर्धनाय प्रस्तूयते सुभाषितम् एकम्। न केवलं ग्रन्थाधारितस्य ज्ञानस्य वर्धनाय अपितु अनुभववर्धनाय अत्यन्तम् उपयोगि भवति एतत् सुभाषितम्। अद्यापि तादृशमेव शस्त्रशास्त्रविद्ययोः प्रबोधकम् अस्ति सुभाषितम्। सत्यम्। अवलोकयामः तावत् अद्यतनं सुभाषितम्। विद्या शस्त्रं च शास्त्रं च द्वे विद्ये प्रतिपत्तये आद्याहास्याय वृद्धत्वे द्वितीया द्रियते सदा। शस्त्र और शास्त्र ये दो प्राप्त करने योग्य विद्याएं हैं। इनमें से पहली अर्थात शस्त्र विद्या को वृद्धावस्था में प्राप्त करना हास्यास्पद होता है, पर दूसरी अर्थात शास्त्र विद्या तो सदैव आदर ही दिलाती है। Knowledge of the holy texts and the knowledge of wielding weapons are worth gaining. But in old age, people will laugh if one starts learning armed combat, while the knowledge of holy texts will always be considered praiseworthy. शिक्षा परम अस्ति एतत् सुभाषितम्। एतेन खलु शास्त्राणां सार्वकालिकं माहात्म्यं सिद्ध्यति। गवीश, ननु जगति अस्ति माहात्म्यं विविध विषयाणां। तत्र नास्ति सन्देहः। तदर्थमेव माहात्म्यभरिताः चिताः काश्चन देश वैदेशिक्यः वार्ताः अत्र प्रस्तूयन्ते प्रवाहि वार्तारूपेण। देशे रेडियो संपर्कस्य विस्ताराय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी दिल्ली नगरे दृश्य श्रव्य तन्त्रीय समुपवेशन द्वारा 100 वाट् संयुतानां ध्वनि सम्प्रेषक यन्त्राणाम् उद्घाटनं कृतम्। एतेन देशे रेडियो सम्बद्धः सम्पर्कः वर्धेत। एतेभ्यः नूतनेभ्यः सम्प्रेषकेभ्यः प्रायः 35,000 किलोमीटर मितक्षेत्रं लाभम् अवाप्स्यति। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी 10 दिवसीयस्य सौराष्ट्र तमिल संगमम् इत्येतस्य कार्यक्रमस्य समापन समारोहं सम्बोधितवान्। श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालयस्य सौराष्ट्र तमिल संगम प्रशस्ति पुस्तकमपि प्रधानमन्त्रिणा विमोचितम्। पंजाबस्य पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादलः वयसः 95 वर्षे दिवंगतः। केन्द्र प्रशासनेन दिवसद्वयीया राज्यशोकस्य घोषणा कृता। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी चण्डीगढं सम्प्राप्य दिवंगताय प्रकाश सिंह बादलाय श्रद्धाञ्जलिम् अर्पितवान्। छत्तीसगढ़स्य दन्तेवाड़ा जनपदस्य अरणपुरे उग्रवादिजनाः जनपदारक्षितसैनिकान् उद्दिश्य आक्रमणं कृतवन्तः, यस्मिन् 10 सैनिकाः हुतात्मनः अभवन्। अस्मिन् आक्रमणे एकः चालकः अपि मृतः जातः। सैनिकानां वाहनं लक्ष्यीकृत्य उग्रवादिभिः विस्फोटः कृतः। उत्तराखण्डे बद्रीनाथ धाम द्वाराणि उद्घाटितानि सन्ति। सेनावाद्यवृन्दीय सुमधुरस्वराणां भक्तानां जयबद्री विशाल इत्येतस्य उद्घोषणस्य च मध्ये द्वाराणि उद्घाटितानि। द्वाराणाम् उद्घाटनस्य अवसरे तीर्थयात्रिकाणां कृते उदग्र विमानतः पुष्पवृष्टिः अपि जाता। बम बम भोले इत्यस्य उद्घोषेण सह केदारनाथ धाम द्वारम् अपि उद्घाटितं जातम्। वैदिक मन्त्रोच्चार पुरस्सरं पूजनात् पश्चात् सामान्य भक्तानां दर्शनार्थं द्वारम् उद्घाटितम्। भक्ताः मृदङ्गादिवादनैः उत्सवम् आचरितवन्तः। केदारनाथ मन्दिर परिसरः तावत् पुष्पैः अलङ्कृतः आसीत्। संयुक्त राज्य अमेरिका देशस्य पेन्सिल्वेनिया क्षेत्रे अधुना दीपावली पर्वणि अवकाश दिवसः भविष्यति। अयं प्रकाशोत्सवः अत्र राष्ट्रियावकाशः इति घोषितः अस्ति। तत्रत्यः सिनेटर इति पदे आसीनः निखिल सावल इत्यसौ ट्वीट सन्देशद्वारा एतां सूचनां दत्तवान्। दीपावलीम् आधिकारिकावकाशरूपेण मान्यतां दातुं तत्रत्य समित्या सर्वसम्मत्या मतदानं कृतम्। हिंसाग्रस्ते सूडान देशे निबद्धान् भारतीयान् सुरक्षितरूपेण आनेतुं कावेरीत्यभियानं प्रचलति। सूडान देशतः प्रायः 3,000 भारतीयान् आनेतुम् अभियानमेतत्। सूडान देशात् सुरक्षितरूपेण स्वदेशं प्रत्यागताः जनाः अत्यन्तं प्रसन्नाः भूत्वा प्रधानमन्त्रिणं नरेन्द्र मोदिनं प्रति विशेषकृतज्ञतां प्रकटितवन्तः।
संयुक्त राज्य अमेरिकीयः राष्ट्रपतिः जो बाइडेन इत्यसौ अग्रिमवर्षे पुनः राष्ट्रपतिनिर्वाचने प्रतिस्पर्धां कर्तुं घोषितवान्। तेन उक्तं यत् एतादृशक्षणानि प्रत्येकसन्ततिवर्गसम्मुखम् आगच्छन्ति यदा तैः लोकतन्त्राय युद्धं करणीयं भवति। कमला हैरिस इत्येषा अपि उपराष्ट्रपतिनिर्वाचने प्रतिस्पर्धां कर्तुं घोषितवती। भारतं सततं वर्धमानमस्ति। नित्यनूतनैः सफलप्रयोगैः विश्वपटले स्वकीयायाः प्रभुत्वसम्पन्नतायाः परिचयं कारयति। अभिनवप्रयासान् तु सततं कुर्वदस्ति भारतम्। तावत् भारतप्रशासनस्य एतादृशः एव अस्ति क्वाण्टम् इत्याख्यः अभियानविशेषः। विज्ञान प्रविधि क्षेत्रे नूतनं कीर्तिमानं स्थापयितुं क्रियमाणम् एतं प्रयोगं ज्ञातुम् अवलोकयन्तु एतत् विशेषवृत्तम्। अचिरम् एव प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः नेतृत्वे केन्द्रीय मन्त्रिमण्डलेन नेशनल क्वांटम मिशन इत्येतस्मै क्वांटम प्रौद्योगिक्याधृताय अभियानाय सहमतिः प्रदत्ता। विज्ञान प्रौद्योगिकी मन्त्रालयद्वारा सञ्चालितेन एतेन अभियानेन सह भारतं सकले विश्वे सप्तमं राष्ट्रं जातं यत्र स्वतन्त्ररूपेण क्वांटम इत्येतत् प्रौद्योगिक्याधृताभियानं प्रचलिष्यति। This national quantum mission is going to give India a quantum jump in the world arena. There are only 6 countries so far who have this technology, which means that they are Finland, Austria, France, but they are also in the R&D stage. None of them has actually started the application of it, and therefore we are also going to be at par. पहले क्या होता था, जब भी हम कंप्यूटर के नेक्स्ट लेवल पर जाते थे तो अन्य देश पहले से ही उसको अप्लाई कर चुके होते थे, whether it was GPS, whether it was other means. Here we are now at par. क्वांटम यांत्रिकी भौतिक विज्ञानस्य एका शाखा अस्ति या पारमाणविक स्तरे उपपारमाणविक स्तरे च पदार्थानाम् ऊर्जायाः व्यवहारं वर्णयति। NQM इत्येतस्य अभियानस्य अन्तर्गतं क्वांटम प्रौद्योगिक्याः प्रयोगः संगणकीय क्षेत्रे भविष्यति। भारतस्य क्वांटम अभियानम् एतेन भारतं वेब अर्थात् अन्तर्जालाधृत प्रविधेः परमाणवाधारितं प्रविधिं प्रति प्रवर्तयिष्यति। अनेन वैज्ञानिकानुसन्धानस्य औद्योगिकानुसन्धानस्य च प्रवर्धनं भविष्यति। साम्प्रतं यावत् केवलं 6 देशाः सन्ति यत्र स्वतन्त्ररूपेण क्वांटम इत्येतत् प्रौद्योगिक्याधृताभियानं प्रचलति। ते हि सन्ति संयुक्त राज्य अमेरिका, कैनेडा, चीन, फ्रांस, फिनलैंड, ऑस्ट्रिया च। NQM इत्येतस्य अभियानस्य सञ्चालनार्थं 4 केन्द्राणां स्थापना भविष्यति। एतेषां केन्द्राणां सञ्चालनं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभागः करिष्यति। NQM इत्येतस्य अभियानस्य कृते सचिवालयस्य सञ्चालकमण्डलस्य च निर्माणं भविष्यति। प्रधान वैज्ञानिक परामर्शदातुः अध्यक्षतायाम् अभियान प्रौद्योगिक्यनुसन्धान समितिः अपि निर्मास्यते। एतस्य अभियानस्य रूपरेखा निर्माणार्थं क्रियान्वयनार्थं च रामन रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात रामन अनुसंधान संस्थानस्य वैज्ञानिकाः पूर्णोत्साहेन कार्यं कुर्वन्तः सन्ति। ये जो नेशनल क्वांटम मिशन है ये हमारे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट स्टेप है। मेरा जो क्षेत्र है वो है सिक्योर कम्युनिकेशंस का, तो हमने काफ़ी सारा ग्राउंड बेस्ड माइलस्टोन अचीव किया है इसमें। सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन के क्षेत्र में हमारा पहला प्रोजेक्ट है भारत में सैटेलाइट क्वांटम कम्युनिकेशन में। पर अभी जो हम कर सकते हैं, हम दूसरों के साथ सैटेलाइट को फाइबर से जोड़ सकते हैं, फिर फाइबर और सैटेलाइट सब मिलके मतलब भारत के विभिन्न क्षेत्रों को हम एक साथ जोड़ सकते हैं क्वांटम माध्यम से। मतलब वो सिक्योर लिंक होगा, उससे सिक्योरिटी जो है वो एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और हमारी डेटा जो है वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होगी। यासां समस्यानां समाधानं वर्तमान समये प्रचलितानि संगणकयन्त्राणि अधिकसमयेन कुर्वन्ति। क्वांटम कंप्यूटिंग इत्येतेन संगणकीयानुप्रयोगेन तासां समाधानं कार्याणां सम्पादनं च अपेक्षया अतीव तीव्रगत्या भविष्यति। अनेन अभियानेन सूचना प्रौद्योगिक्याः क्षेत्रे नवक्रान्तिः भविष्यति। अनेन सूचनानां संरक्षणं प्रभूतरीत्या भविष्यति।
भारतं विकासस्य दिशायाम् अनुदिनम् अग्रे प्रवर्धते। क्रायोजेनिक एंजिन इत्यस्य निर्माणकेन्द्रस्य स्थापना भवेत् उत वा तेजस योद्धृ विमान सदृश स्वदेशीय रक्षा प्रणालीनां निर्माणं भवेत्। भारतं विज्ञान प्रौद्योगिक्योः क्षेत्रे नूतनानि कीर्तिमानानि रचयति। एतस्मिन् एव क्रमे नेशनल क्वांटम मिशन इत्येतत् अभियानं क्वांटम संगणकीय क्षेत्रे एकः नूतनः पदक्षेपः अस्ति। एतेन वित्त, रक्षा, स्वास्थ्य, संचारान्तरिक्षोर्जा प्रभृति क्षेत्रेषु प्रभूतं साहाय्यं भविष्यति। समग्रतः एतेन डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया इत्येतेषु अभियानेषु अपि अधिकं योगदानं भविष्यति। अथ भारतम् इतोपि आत्मनिर्भर स्वरूपं प्राप्य विकास प्रकाशान्वितं भविष्यति। संस्कृते सम्यक्तया निरूपितम् एतत् वैज्ञानिकं वृत्तम्। अधुना समयः जातः तृतीया प्रभागस्य। एतस्मिन् प्रभागे अद्य संवादाय उपस्थितः अस्ति प्रथितयशः शिल्पज्ञः, यः अनन्तरकाले इतिहासलेखकः अपि संवृत्तः। एतादृशः गुण गौरवशाली अस्ति आभास मालदहियार महोदयः। आयान्तु पश्यामः इतिहासज्ञेन सह साधितं संवादम् एतम्। प्रख्याताय वास्तुविदे विचारकाय च आभास मालदहियार वर्याय वार्तावल्यां स्वागतमस्ति। नमोस्तु महोदय। नमस्ते। मम आद्यः प्रश्नः वस्तुतः एषः अस्ति यत् कश्चन वास्तुकारः, शिल्पी वा इतिहासज्ञः भवति यदा, तदानीं कथमिव वास्तविकताम् इतिहासस्य नाम पश्यति अथ निरूपयति यदा, तदानीं कथमिव तत् वस्तुतः वास्तविकं सर्वं भवति, अधिकं भवति वस्तुतः। एक विषय होता है हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर या वास्तुविद का इतिहास। वहां पे आप समझते हैं कि पास्ट में किस तरह के बिल्डिंग्स बनाए गए, क्या क्या। आप यहाँ पे दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं, फिलॉसफी, आप यहाँ पे साइकोलॉजी पढ़ते हैं, आप यहाँ पे गणित पढ़ते हैं, आप यहाँ पे फिजिक्स पढ़ते हैं। सो आप बहुत सारे विषयों को पढ़ते हैं। तो कहीं ना कहीं वास्तु विद्या एक ऐसा विषय वस्तु है जो विज्ञान और कला दोनों के बीच में मिलकर के रखा हुआ है। उसके वजह से आपको एक जगह कला के लिए रुचि रहती है, कला, और कहीं ना कहीं आप ये समझ सकते हैं कि इतिहास के पन्नों में भी रुचि रह जाती है। और क्योंकि ये विज्ञान का ही एक ब्रांच है, उसके वजह से आप में एक रैशनल थॉट आ जाता है। तो अगर एक वास्तुविद या फिर वास्तुविद अगर इतिहास में घुस रहा है, तो वो इतिहास को बड़े ही साइंटिफिक वे में या फिर विज्ञान के दृष्टि से काफी लॉजिकली देखने की कोशिश करता है। तो मुझे हमेशा ये, मेरे लिए काफी सहज हो जाता है कई एस्पेक्ट पे कि कई बार मैं अपनी आइडियोलॉजी या विचारधारा को हावी नहीं होने देता हूँ और इतिहास को मैं बहुत ऑब्जेक्टिवली देख पाता हूँ। क्योंकि ये कहीं ना कहीं वास्तुविद एक विज्ञान का ही भाग है या सो इस वजह से कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ये लगता है कि अगर जो वास्तुविद है वो इतिहास में और भी आगे आएंगे तो इतिहास के लिए भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है। और आप भवनों को स्टडी करके जो जितने भी भवन पीछे पहले पढ़े क्रिएट किए गए थे उसको वास्तुविद ज्यादा अच्छे से समझ सकते हैं। चाहे हमने राम जन्मभूमि के समय पे भी देखा था, उस समय के मोहम्मद जैसे लोगों ने, आज जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन्होंने आर्किटेक्चर या वास्तुविद से ही बहुत कुछ स्टैब्लिश किया था कि ये किस एरा के स्ट्रक्चर है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि वो किस एरा की बात हो रही है। क्योंकि एक समय विशेष में आप एक विशेष मेथड से ही कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो कहीं ना कहीं वास्तुविद्या एक बहुत बड़ा सोर्स है समझने के लिए कि उस समय क्या था और कौन किस समय से बिलोंग करता है। सत्यम। वस्तुतः आग्रह पूर्वाग्रह दुराग्रहादिभ्यः दौर्यं यद्भवति तदानीमेव वस्तुतत्वं वास्तविकं यत् तथ्यं भवति तद् उद्घाटितं भवति, यथा भवता एव उक्तं। तर्हि एतस्मिन् विषये विचारधारायाः अथवा विचारवादः यः भवति तत्र तस्य का भूमिका भवति? मैंने कभी अपने आप को रोका नहीं कि मुझे
इस पत्रिका के लिए ही लिखना है, जहां पे भी मुझे ये लगता था कि किसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश करना चाहिए। और कई बार मेरा ये अनुभव रहा है कि बहुत सारे लोग फेंस सिटर होते हैं, वो डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि वो किस तरफ अलाइन कर रहे हैं। तो इसलिए आपको अपने लेखन को बहुत अलग अलग ब्रांचों में जाकर के लिखना पड़ता है। तो मैंने बहुत जगह के लिए, बहुत तरह के पत्रिकाओं के लिए लिखा, और मैंने बहुत सारे वस्तु विषय को टच करने की कोशिश किया। उसमें से इतिहास हमेशा से ही एक महत्वपूर्ण अंग रहा है, जहां मैंने स्पेशली मुगल कालीन इतिहास, वो मेरे बहुत ही विशेष रुचि का विषय रहा है। मैंने बहुत बार कुछ ऐसे विषयों को भी छूने की कोशिश किया है जहां पे मैं ये दिखा सकूं कि इतिहास में कैसे मिथ्याएं क्रिएट होती हैं, कैसे मिथ्याएं बनाई जाती है। जैसे मैं अगर एक उदाहरण देना चाहूं तो हमेशा से अकबर को बड़ा महान हम मानते आए हैं, और बहुत सबसे आयरनिकल पॉइंट ये है कि अकबर जो नाम है, अकबर उनका नाम नहीं था। अकबर का अर्थ होता है महान होना, और ये टाइटल भी अकबर ने खुद दिया था। जब उनका राज्याभिषेक हो रहा था तो ये उनके खुद के जो हिस्टोरियन है, जो इतिहासकार है अबुल फजल, उनकी लेखनी में वो बता रहे हैं कि अकबर ने खुद को, जलालुद्दीन मोहम्मद ने खुद को अकबर बुलाया था। इस तरह के बहुत सारे मिथ्या हैं जो हमारे इतिहास में डाले गए हैं। जैसे मुगल काल ने हमको बहुत समृद्ध बना दिया था, लेकिन मुगल उस दौर में आए जब भारत ऑलरेडी बहुत समृद्ध था। जैसे तो 1000 AD में, 1000 AD में भारत की जो GDP शेयर थी वो तकरीबन 1/3 थी पूरे विश्व की। 1500 ईस्वी के आसपास वो हो गई 1/4, वो अपने आप हो गई है। तो मुगलों ने आकर के कुछ किया नहीं, उन्होंने कुछ नहीं किया। और उसके बाद हमारी GDP शेयर जो थी पहली बार चाइना से बहुत कम हुई मुगल दौर में, वो कि अकबर के दौर में। और तो इन सब बिंदुओं पे मैं काफी फोकस करना चाहता हूँ मैं अपने लेखनियों में। और मेरा उद्देश्य हमेशा से यही रहा है कि ये किसी के ना अगेंस्ट है, ना किसी के लिए है, परंतु ये इतिहास के लिए है, क्योंकि इतिहास को हमको कुछ नहीं देना है, हमको इतिहास से लेना है। संस्कृति गौरवं भवान् एवं वर्धयन् अस्ति। तर्हि नमामि गंगे इत्येषा परियोजना आसीत्। वस्तुतः तत्र भवान् संयुक्तः इति यथा अहं ज्ञातवान्, तत्र वास्तुविद्रूपेण भवदीयं योगदानं किम् आसीत्, तस्मिन् विषये अहं ज्ञातुकामः। जब ये प्रोजेक्ट बताया गया, प्रोजेक्ट की ब्रीफिंग हुई, और वो काफी एक्साइटिंग था। जब हमने डेटाज वगैरह देखना शुरू किया तो वो और भी उत्साह आया उसमें, क्योंकि ये मैं जान करके दंग रह गया कि जो गंगा बेल्ट है, जो गंगा बेसिन है, दैट वो ऑलमोस्ट 1/10 ऑफ पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड, जो वर्ल्ड विश्व की 10% ऑफ पॉपुलेशन है, उसको सस्टेन करती है। सो गंगा का वो महत्वपूर्ण योगदान है। और लेकिन जब वहां पे इश्यूज को हम लोगों ने देखना शुरू किया तो मैं दिल से काफी व्यथित हो गया था, क्योंकि गंगा को हम माता की तरह मानते हैं। और इनफैक्ट जब मोदी जी का जो मैंने वो भाषण भी सुना, जब उन्होंने गंगा का महत्व बताया था, और उसके बाद मैंने अपने ट्रेडिशंस वगैरह को पढ़ना शुरू किया। आपके जन्म से लेकर के आपके अंतिम संस्कार तक गंगा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। लेकिन तो ऐसे में हमने ऐसा क्या किया कि गंगा के जितने भी घाट हैं वो इतने दूषित हो गए, या फिर आप दिल, शायद आपको हृदय से वहां पे जाने की इच्छा न होगी अगर रिचुअलिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें थी। तो हम लोगों ने बहुत सारे इश्यूज को वहां पे एड्रेस करने की कोशिश किया। उसमें एक इशू ये था, तो हम लोग जो टास्क हमारे हाथ में था वो था प्रयागराज से वाराणसी के बीच में तकरीबन 32 घाटों के ऊपर काम करना था, उसमें से, और 20 क्रेमेटोरियम। सो ये मान के चल सकते हैं 32 + 20 52 प्रोजेक्ट्स थे अपने आप में, छोटे छोटे। तो घाट्स में हर जगह 3 मेजर इश्यूज थे। एक था सॉइल इरोजन, नीचे से काफी कुछ इरोड होके चला जाता है। स्टिल्टिंग, मतलब रेत का जम जाना। और तीसरा बहुत बड़ा इशू था फ्लडिंग, क्योंकि अगर फ्लडिंग हो गई तो आरती कहाँ होगी, क्योंकि सब कुछ बहुत अच्छे से प्लान नहीं था। तो वहां पे हम लोगों ने कुछ ऐसे स्ट्रेटेजीज लगाने शुरू किए कि कुछ भी हो जाए आरती बदलनी नहीं चाहिए, आरती होनी ही चाहिए।
तो उसके लिए हम लोगों ने अलग अलग जगह पे प्लेटफॉर्म्स बनाए। हम लोगों ने कुछ ऐसे मेथड्स लगाए जैसे रिटेनिंग वॉल वगैरह बना करके आप पानी को रोक सकते हैं, तो नीचे से चीजें इरोड ना हो, हमने रिटेनिंग वॉल्स वहां पे लाया। और एक बहुत इंपॉर्टेंट जो एस्पेक्ट था वो ये था कि हमने घाटों को एक पब्लिक स्पेस बनाने का कोशिश किया, क्योंकि जब तक हमें सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस या फिर हमें ऐसा महसूस नहीं होगा कि ये चीज हमारा है, हम उसके प्रति ध्यान नहीं देंगे। तो हम लोगों ने उसको बिल्कुल, अगर अंग्रेजी भाषा में कहा जाए तो एक कैफे स्पेस की तरह डेवलप किया कहीं ना कहीं, और जहाँ पे युवा आकर के बैठ सके, वाईफाई स्पॉट्स वगैरह हो, एक कंप्लीट अर्बन डिजाइन इंटरवेंशन था कि जैसे कैसे जो पूरी जनता है वहां आकर के बैठ सके, वो हर कुछ कर सके, और साथ ही साथ जो ट्रेडिशन है वो हमारा टूटना नहीं चाहिए। अगर बाढ़ आए भी तो उससे इफेक्ट नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत सारे बिंदु थे जिसपे काम किया गया था। शायद हम कभी और इसके बारे में विस्तार में बात कर सकते हैं। संस्कृति संवर्धक कार्येण सह भवदीया सम्पृक्तिः अस्ति इति यथा ज्ञातवान् अहम्। अत्र भवता अमूल्य विचाराः अत्र प्रदर्शिताः, तदर्थम् अत्र भवते पुनरपि अहं नमस्करोमि, धन्यवादान् च वितनोमि। धन्यवादः। अत्यन्तं शोभनः एषः संवादः। गवीश, अधुना समयः अस्ति चिरप्रतीक्षितस्य स्पर्धागीतपरिणामस्य। स्पर्धा एषा विजिता अस्ति गुरुग्रामवास्तव्येन डॉक्टर CR नागपालवर्येण। सुमधुरस्वरे च गीतमेतत् स्वरनिबद्धं कृतवती यशश्रीः जोशीः। वर्धापनानि उभाभ्याम् अपि। भवेव इह निश्चेतनम् त्वदीय ध्यानेष्वहम् उषसो वै त्वत्पक्ष्मसूलिना वै भा अस्म्यहमुषसो वै त्वत्पक्ष्मसूलिना वै उन्मीलितनयनो यदा अहमेव तारास्था वै इतः परं समयः अस्ति नूतन स्पर्धागीतस्य उद्घोषणायाः। दर्शकाः स्पर्धायै नूतनं गीतमस्ति एतत्। पंछी प्यारे सांसकारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली ओ पंछी प्यारे सांसकारे बोले तू कौन सी बोली बता रे बोले तू कौन सी बोली। जानन्ति एव भवन्तः दर्शकाः यत् एतस्य नूतन गीतस्य मौलिक संस्कृतानुवादः अस्मभ्यं मे मासस्य 8 दिनाङ्कं यावत् प्रेषणीयः। तदनन्तरं विजेतुः उद्घोषणा मे मासस्य 13 दिनाङ्के भविष्यति। सत्यप्रिये आगतम् अङ्कावसानम्। एतच्च अवसानं नूतनाङ्क सज्जतायै आरम्भरूपं भवति।
चलामः तावत् नूतनाङ्कसज्जतायै। भवन्तः दर्शकाः अपि सानन्दं स्वकार्यनिरताः सन्तः आत्मानम् आतपात् रक्षन्ताम्। आगामिनि अङ्के च पुनः मेलिष्यामः। नमो नमः। संध्या चला दत्ते संदेशं हित्वा दृश्यति प्रकीर्य कविता प्रणतिर्मदीया हित्वा यत्रासि त्वं तत्राहं भ्रमति धरा चाम्बरम्। ध्यानेष्वहम्।